गुड मॉर्निंग। अब तक हमने देख लिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है। उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया और उसके बाद जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो मेन पोजीशन इर्द गिर्द यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर रहा है, तो डिफरेंट लोकेशन पर यानी एक्स मेन पोजीशन से जो पोजीशन है डिस्टेंस है वो एक्स है। एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगा वो हमने चेक कर लिया। एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमने देख लिया। ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो मेन पोजीशन से पास हो रहा है तब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका वेलोसिटी जीरो और डिफरेंट लोकेशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, माने गतिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसका दूरी के सापेक्ष कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में कर लिया। स्थितिज ऊर्जा दूरी के सापेक्ष ये हो रहा है, रेड कलर से शो कर रखा है वो गतिज ऊर्जा दूरी के सापेक्ष कैसे परिवर्तित हो रही है और ग्रीन कलर से जो शो कर रखा है वो कुल ऊर्जा कैसे परिवर्तित हो रही है। ठीक है, और टाइम के साथ अगर वेरिएशन निकालना है तो गतिज ऊर्जा समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है ये वाला, स्थितिज ऊर्जा कैसे परिवर्तित हो रही है डॉटेड लाइन से शो कर रखा रेड कलर में, और टोटल एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स। फर्स्ट देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये स्प्रिंग रखी हुई है, आइडियल स्प्रिंग है, माना इस स्प्रिंग का मास जीरो और इसके आगे हमने मास अटैच कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो मास है इसकी अभी जो लोकेशन है उसके मुकाबले इसको एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया। इस स्प्रिंग का पोजीशन ये हो गया। इस लोकेशन से अगर पार्टिकल को फ्री करेंगे तो इस पर इस डायरेक्शन, चूंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ तो फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स एक्ट करेगा F इक्वल टू माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फोर्स एक्ट कर रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हो गया, यानी इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन ऐसे बना देंगे इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका पीरियोडिक टाइम का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, इसका मतलब 2 पाई m बाई के। अब इसी स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर हम दूसरी तरह से देखें, वर्टिकल हमने लटका दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये छत, इस छत के साथ हमने एक स्प्रिंग लगाई, अब हमने इस स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच कर दिया, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मास की वजह से कोई फोर्स एक्ट करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में mg फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो L0 है, तो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ तो इतनी थी, अब L0 इसमें एक्सटेंशन हुआ तो इस स्प्रिंग की वजह से इस टास्क में जो फोर्स एक्ट करेगा वो KL0। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो मास है वो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स के इक्वल होगा, तो नेट फोर्स का वैल्यू जीरो, इसका मतलब mg इज इक्वल टू KL0। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, साम्य अवस्था। अब हमने क्या कर दिया, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को थोड़ा और डिस्प्लेस किया,
थोड़ा और नीचे खींच दिया, यहाँ था, इसकी वजह हमने यहाँ कर दिया, इसका मतलब एक्स डिस्टेंस हमने और नीचे ले लिया। अब ये जो स्प्रिंग है इसकी ओरिजिनल लेंथ तो ये वाली थी, ओरिजिनल लेंथ को अपन कैपिटल एल मान लें। इस मास को नीचे खींचा हमने, पकड़ा और नीचे खींच दिया तो टोटल एक्सटेंशन इस स्प्रिंग में कितना हो गया, x प्लस L0। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगा के x प्लस L0, डाउनवर्ड अब छोड़ दिया, अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है mg, इस फोर्स का वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड के मुकाबले ज्यादा है, तो नेट फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg माइनस के एक्स प्लस L0। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो जो फोर्स एक्टर है ये अपवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स को हमने नेगेटिव लिख दिया माइनस। अब नेट फोर्स ये हो गया, इसका मतलब mg माइनस के L0 माइनस के एक्स, mg का वैल्यू के L0 के इक्वल है, ये हमने पहले लिख दिया, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के एक्स, एफ इक्वल माइनस के एक्स। ये वही इक्वेशन होगी जो यहाँ लिखते हैं, एफ इक्वल माइनस के एक्स। इसका मतलब अगर ये वर्टिकल ऑसिलेट कर रहा है स्प्रिंग मास सिस्टम, तब भी इसका पीरियोडिक टाइम का वैल्यू कितना होगा, t इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ m बाई k। अब एक चीज इसमें देखना कि ये जो मास हमने लटकाया, इस मास का मैग्नीट्यूड बढ़ा दे, बड़ा मास लटका दे मान लो, तो पीरियोडिक टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, m बढ़ा देंगे, t का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो डिफरेंट मास के लिए ये डिफरेंट हो जाएगा, मास पर डिपेंड करेगा। ये जो स्प्रिंग हमने यूज किया, वो स्प्रिंग मान लो हार्ड स्प्रिंग यूज कर लिया, हार्ड स्प्रिंग माने जिसका फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, तो k का वैल्यू अगर ज्यादा है तो पीरियोडिक टाइम का वैल्यू 1/√k पर डिपेंड करेगा। तो वर्टिकल मोशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोनों स्प्रिंग मास सिस्टम में पीरियोडिक टाइम का वैल्यू सेम आ रहा है, t इक्वल टू पाई रूट m बाई k। अब अगर हमने कॉम्बिनेशन किया, दो स्प्रिंग लगा के अगर कॉम्बिनेशन कर दिया, अब उसका एग्जांपल देखना। ये एक मास है, एक स्प्रिंग हमने जिस टाइप में लगाई, दूसरी स्प्रिंग हमने ये लगा दी, दोनों स्प्रिंग अलग अलग तरह की, माने स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग मान लो, k1 k2। ये दीवार है, बीच में नीचे जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब इसमें कहीं एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ये जो दोनों स्प्रिंग्स हमने यूज किया वो आइडियल स्प्रिंग्स हैं, इसका मतलब इन स्प्रिंग का मास 0, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसका मतलब ये पार्टिकल को अगर हमने अभी फ्री कर दिया तो ये पार्टिकल ना तो लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा। अब हम क्या करें, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करें, ये इसका पोजीशन है, हमने डिस्प्लेस कर दिया इस तरफ एक्स डिस्टेंस से, ओरिजिनल पोजीशन के मुकाबले एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, तो इधर वाली स्प्रिंग है वो तो एलोंगेट हो जाएगी, इधर वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। अब इसकी वजह से होगा क्या, ये जो स्प्रिंग है इसकी वजह से K1x ये फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि एलोंगेट होगी और जब वापस ओरिजिनल पोजीशन जाने की कोशिश करेगा। ये स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन के मुकाबले कंप्रेस हो गई, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इस पर फोर्स अप्लाई करे, वापस ओरिजिनल पोजीशन जाने की कोशिश करेगा, K2x। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना हो गया, इस कण पर कुल बल का मान हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस K1x माइनस K2x। राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने पॉजिटिव लिया, तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो दोनों फोर्सेस नेगेटिव, नेट फोर्स हम लिख सकते हैं माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स।
K1 प्लस K2 ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K इफेक्टिव इंटू एक्स। जब भी फोर्स का वैल्यू x के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ये रिलेशन हमें शो करता है कि ये मोशन कैसा होगा, SHM, सरल आवर्त गति। इसका पीरियडिक टाइम का वैल्यू हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ ऑसिलेटिंग मास डिवाइड बाय इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट। तो ये जो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों की वजह से फोर्स का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब 2 पाई रूट ऑफ m डिवाइड बाय K1 प्लस K2। अगर वर्टिकल डायरेक्शन लें तो इसको ऐसा कर सकते हैं, ये छत है, इस छत पर हमने एक स्प्रिंग ये लगा रखी है, एक स्प्रिंग ये लगा रखी है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू K2, और इसके साथ हमने एक मास अटैच कर दिया m। अब हमने क्या कर दिया, ये इस मास को पकड़ा और थोड़ा सा नीचे खींच दिया, तो मास की नई पोजीशन हो गई ये वाली, यानी x डिस्टेंस नीचे दिया है। तो ये जो स्प्रिंग है ये भी एलोंगेट हो जाएगी, ये वाली स्प्रिंग है ये भी एलोंगेट हो जाएगी, तो स्प्रिंग की पोजीशन हो जाएगी ये वाली। दोनों स्प्रिंग क्योंकि पैरेलल लगी हुई है तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम हो गया। इस स्प्रिंग की वजह से K1x फोर्स अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसकी वजह से K2x ये फोर्स अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस पार्टिकल पर नेट फोर्स, इफेक्टिव फोर्स जो इसमें लगेगा वो K1 प्लस K2 इंटू एक्स, ये फोर्स एक्ट करेगा, ये SH, ये वही चीज है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन, इसको भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर संयोजन बोलते हैं, इसको भी हम समांतर संयोजन बोलते हैं। तो दो स्प्रिंग अगर हमने समांतर में लगा दिया तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू हो गया K1 प्लस K2। तीन लगा दोगे तो K1 प्लस K2 प्लस K3, चार लगा दोगे प्लस प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों स्प्रिंग को अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन। दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये मास इसमें लटका हुआ है, मास की वजह से डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है, इसमें जो एलोंगेशन हो उसकी वजह से अपर डायरेक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से के बाद अगर हम बात करें, अब क्या करें, इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, ये P पॉइंट है, तो मैं डायग्राम थोड़ा सा अलग से बना देता हूं। इस मास को, m मास को थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, थोड़ा सा ये स्प्रिंग ऊपर वाली भी एलोंगेट होगी, थोड़ा नीचे वाली भी होगी। ये जो P पॉइंट है वो P डैश पे आ गया, इसका मतलब ऊपर वाली जो स्प्रिंग है उसमें एलोंगेशन कितना हो गया, ये एलोंगेशन x1। केवल सेकंड वाली जो स्प्रिंग है नीचे जो लगी हुई है उसमें एलोंगेशन अगर x2 है तो यहां से लेकर यहां तक आने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। दोबारा देखें, पहली स्प्रिंग में, केवल पहली स्प्रिंग में एलोंगेशन हो गया x1, कुल लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई x1। केवल दूसरी स्प्रिंग की लंबाई में कुल वृद्धि हुई x2, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई x1 प्लस x2। तो कुल वृद्धि में ये मास यहां से यहां, x2 को अपन इसमें डायग्राम में शो नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो गए, तो हम शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन केवल सेकंड स्प्रिंग में एलोंगेशन x2, केवल फर्स्ट स्प्रिंग में एलोंगेशन x1। अब ये जो एलोंगेशन है इसकी वजह से फोर्सेस देखो क्या हो रहा है,
पी डैश पॉइंट पर ऊपर वाले स्प्रिंग है, इसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा K1x1। केवल सेकंड स्प्रिंग में जो एलोंगेशन हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ये स्प्रिंग यहाँ, ये ओरिजिनल पोजीशन स्प्रिंग की, अगर स्प्रिंग को हमने खींचा तो इधर भी फोर्स एक्ट करेगा, इधर भी फोर्स एक्ट करेगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। दोबारा देखिए, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ है। अगर मैंने इस स्प्रिंग को यहां से तो क्लैंप कर दिया, पकड़ लिया, और इस पॉइंट को हमने पकड़कर थोड़ा सा खींच दिया। अब जब इस पोजीशन में है तो फोर्स लेफ्ट वाली पोजीशन में लग रहा है या सेकंड वाली राइट वाली पे लग रहा है? इक्वल दोनों पॉइंट पर। अगर इसका एलोंगेशन x है तो kx इधर भी लगेगा, kx इस पॉइंट पर भी लगेगा, इस तरफ। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो p डैश पॉइंट है, इस p डैश पॉइंट पर इस डायरेक्शन फोर्स एक्ट करेगा K2x2, K2x नहीं होगा, K2x2, क्योंकि केवल सेकंड स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है वो x2 है। और इस पॉइंट पर भी फोर्स एक्ट करेगा K2x2। अब P डैश पॉइंट को देखो, P डैश पॉइंट में के साथ ये दोनों स्प्रिंग्स अटैच्ड है। इसका मतलब ये स्प्रिंग अगर अलग अलग नहीं हो रही है तो K1x1 का वैल्यू K2x2 का इक्वल होगा। K1x1 इज इक्वल टू K2x2। इस स्प्रिंग में जो इफेक्टिव फोर्स एक्ट करेगा, जो इस मास को वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले जाएगा, वो फोर्स हो गया K2x2। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो रिलेशन है x2 के बजाय x की टर्म में चाहिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस स्प्रिंग इस रिलेशन से, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 कर दो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 के वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से रखो, x1 इज इक्वल टू K2x2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस x2, K2 डिवाइड बाय K1 प्लस 1, x2 कॉमन। ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल टू K1x डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। x2 का वैल्यू x की टर्म में निकाल दिया हमने। अब x2 का वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं, तो f का वैल्यू हो गया f इज इक्वल टू माइनस K2 और x2 की जगह लिखोगे K1x डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। इसको ठीक से अच्छा से लिखने दो, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू x। अब इसमें ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी उसको देखो, ये कांस्टेंट है। ये क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो इसको हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया, K इफेक्टिव। कंपेयर करो इसको, तो K इफेक्टिव का वैल्यू हो गया K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इसको दो स्प्रिंग अगर हमने सीरीज में लगा रखी है तो उसका इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट और इंडिविजुअल जो स्प्रिंग्स हैं उनके स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में आपस में रिलेशन हो जाएगा 1 अपॉन K इफेक्टिव इक्वल 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अब मान लो दो स्प्रिंग के बजाय 3 स्प्रिंग हो तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 एंड सो ऑन। तो दो रिलेशन हमारे पास आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब एक एग्जांपल हो देखते हैं, सिंपल पेंडुलम। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं। सरल लोलक, सरल लोलक का मतलब होता है, सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है एक डोरी है जिसका मास 0, इसके साथ हमने एक मास अटैच कर दिया। ये जो मास है वो पॉइंट मास होना चाहिए, यानी इसका आयतन 0 होना चाहिए। ये आदर्श सरल लोलक हो गया। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम का मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल हो गया तो जिसको सिंपल पेंडुलम बोल दिया।
तो सिंपल का मतलब हो क्या कि एक डोरी हो जिसका मास 0 हो, और ये जो मास हमने लगा रखा उसका वॉल्यूम 0, यानी बिंदु द्रव्यमान। ये जो डोरी हमने यूज किया इसका लेंथ है L, ओ पॉइंट से इसको हमने सस्पेंड कर दी, यहाँ कील लगा दी और हमने लटका दिया इसको। अब इस मास को हमने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, यहां से यहां ले गए, थीटा एंगल से टिल्ट किया हमने। यहां ले जाकर अगर छोड़ देते हैं तो इस पोजीशन पर फोर्स कैसा एक्ट करेगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा mg। ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसकी वजह से इसका एक कंपोनेंट इधर ले लें, एक कंपोनेंट इधर ले लें, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो गया। इस फोर्स का स्टेशनरी कंपोनेंट, बल का इस दिशा में घटक का मान हो जाएगा mg sin थीटा, स्टेशनरी घटक का मान हो गया mg cos थीटा। ये पार्टिकल क्योंकि इधर नहीं जा रहा है तो ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें टेंशन के इक्वल हो जाएगा। यहां से पार्टिकल को अगर हम छोड़ेंगे तो ये फोर्स तो इसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन ये अनबैलेंसिंग फोर्स इसमें एक्ट कर रहा है mg sin थीटा। इस अनबैलेंसिंग फोर्स की वजह से ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पार्टिकल पर इफेक्टिव फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो हो जाएगा F इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब एक और चीज, इसको अगर हमने डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में और फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए हमने साइन लिख दिया माइनस साइन। यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मान लो x है, और ये जो एंगल है इसका वैल्यू अगर बहुत कम है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं mg थीटा। अगर एंगल काफी कम है तो sin थीटा इक्वल टू थीटा होता है, एक्सपेंशन कर दें तो, और थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब हायर पावर्स को हम छोड़ दें, ठीक है। आगे हम लिख सकते हैं ये जो एंगल है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। तो चाप अपॉन त्रिज्या का मतलब x अपॉन l, इसको यहां लिख दें x अपॉन l, थीटा की जगह ऐसे लिख दें। अब इसमें mg अपॉन l इंटू x, इसको ऐसा कर सकते हैं। अब यहां चेक करो, ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखी हुई है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो बल लग रहा है वो क्या हो गया, ऐसा हो गया कांस्टेंट इंटू x। जैसे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आता है, इसको बोलते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो होगा 2 पाई रूट ऑफ दोलन करने वाला द्रव्यमान अपॉन के इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट। इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं कई बार, इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय इलास्टिक फैक्टर। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, जो ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करता है, उसको प्रत्यानयन बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल का जो नियतांक होता है वो उसको के बोल रहे हैं, के इफेक्टिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई दोलन करने वाला द्रव्यमान, तो चूंकि सिंपल पेंडुलम दोलन करा तो m के इफेक्टिव मतलब mg by l, mg by l, m से m कैंसिल हो गया, इसका मतलब पीरियडिक टर्म का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ l by g। ये सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल हो गया। ये आवर्तकाल हमने तब निकाला जब थीटा का वैल्यू बहुत कम हो, यानी अगर ये जो सरल लोलक है इसका आयाम का मान कम हो तो थीटा का वैल्यू अगर बहुत कम है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, और ऐसा अगर हम कर रहे हैं तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। थीटा का वैल्यू अगर कम नहीं होगा तो इसमें थीटा स्क्वायर की टर्म भी आएगी, थीटा क्यूब की टर्म भी आएगी। थीटा स्क्वायर या थीटा क्यूब की टर्म आती तो उसको बोलते हैं ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग केवल सिंपल हार्मोनिक की बात करेंगे, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल का वैल्यू बहुत कम है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो केवल उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, t इज प्रोपोर्शनल टू रूट l। लंबाई बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा।
इस मास का वैल्यू बढ़ा दें, मास डबल कर दें मान लो, तो पीरियोडिक टाइम का वैल्यू क्या होगा? कोई चेंज नहीं आएगा, मास पर डिपेंड ही नहीं करता है। ये पीरियोडिक टाइम का वैल्यू हो जाएगा, केवल लेंथ पर डिपेंड करेगा, √L/g। ठीक है, चलिए आज काफी है, हमने आज स्प्रिंग मास सिस्टम देख लिया, स्प्रिंग मास सिस्टम का हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, ये दोनों देख लिया। फिर हमने स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन देखे कि अगर सीरीज में लगाते हैं, 2 स्प्रिंग 3 स्प्रिंग सीरीज में लगाते हैं तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट कितना होगा। 2 स्प्रिंग 3 स्प्रिंग को हम पैरेलल में लगाते हैं तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा। और फिर हमने पढ़ लिया सरल लोलक क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, और उसका आवर्तकाल कैसे निकालता है। चलिए आज काफी है, नेक्स्ट अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए।